हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए ठीक है, अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन मीन्स क्या होता है? मायोकार्डियल लेयर को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है? नेक्रोज हो जाती है, उसकी सेल डेथ हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। ठीक है, चलिए इसका रिव्यू कर लेते हैं। Definition: Myocardial is a condition in which caused by reduced blood flow in the coronary artery due to atherosclerosis, occlusion of the artery by embolus and thrombus। coronary artery में एथेरोमा या फिर कुछ भी एम्बोलस का या थ्रोम्बस का ऑक्लूशन हो जाता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में, तो वो अपने मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती। उससे अपन क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। ओके, इसके कॉजेज़ क्या क्या है? वेसोस्पाज्म हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, वास्कुलाइटिस, हाइपोटेंशन, कोकेन एडिक्शन, ये सारे इसके कॉजेज़ हैं, है ना। ब्लड वेसल्स की साइज़ अगर बड़ी होगी तो भी ऐसा हो जाता है, नैरो होती है तो भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में इस्चेमिया हो जाता है सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा? मायोकार्डियल नेक्रोज होने लग जाएगी धीरे धीरे, और फिर हार्ट अटैक हो जाएगा। ओके, रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर क्या क्या है? एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करेंगे आप तो क्या होता है? एमआई होने के चांसेस हैं, रिस्क फैक्टर है। और बीपी जो है अचानक इसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं तो भी होता है। स्मोकिंग और हाई फैटी डाइट की वजह से भी एमआई होता है। ठीक है, इसके 3 क्लासिफिकेशन है: म्यूरल, ट्रांसम्यूरल और इंट्राम्यूरल, ट्रांसम्यूरल एंड म्यूरल। जो इंट्राम्यूरल है, इसमें जो सेल के इनर टिश्यूज़ रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसम्यूरल में जो उनकी मोटाई रहती है ना, जो भी इसकी पूरी मोटाई रहती है लेयर की, वो क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है उसकी। और म्यूरल में क्या होता है? पूरी मायोकार्डियल लेयर डीप तक, गहराई तक वो क्या हो जाती है? इंफ्राक्ट हो जाती है। नेक्स्ट फीचर्स क्या क्या है इसके? सीने में दर्द होना, है ना, और बीपी का सडन अचानक से ज़्यादा बढ़ जाना या फिर कम हो जाना, है ना, ये सारे इसके सांस लेने में तकलीफ़ होती है, पेन होता है, नोज़िया वोमिटिंग होती है ना, ये सारी चीज़ें इसमें सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो जाते हैं? कॉम्प्लिकेशन मीन्स जटिलताएँ। इसका मीन्स क्या होता है? जटिलताएँ। जो भी इस डिजीज़ की वजह से जटिलताएँ, जो कॉम्प्लेक्सिटी दिखने को मिलती है, वो क्या क्या है? अगर एमआई ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या क्या होता है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आपने देखा है, हार्ट की एनाटॉमी पढ़ी होगी। हार्ट की एनाटॉमी में हार्ट जो है 4 अलग अलग चैम्बर में डिवाइड होता है। ठीक है, ऊपर की साइड जो रहते हैं 2 एट्रियम रहते हैं और नीचे की साइड 2 वेंट्रिकुलर रहते हैं। ठीक है, तो हार्ट क्या करेगा? यहाँ से ब्लड इसको कम मिल रहा है ना, तो इसकी एक्टिविटी, मायोकार्डियल की एक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसको ब्लड ज़्यादा चाहिए तो क्या होगा? वेंट्रिकुलर क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पंप करेगा, तो टैकीकार्डिया क्या हो गया? हार्ट रेट क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गया। टैकीकार्डिया मीन्स क्या होता है? इंक्रीज हार्ट रेट। ओके, हार्ट रेट का इंक्रीज़ होना। नेक्स्ट, साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस किसे बोलेंगे? जो एसे नोड है, आपने एसे नोड के बारे में सुना होगा, है ना। एसे नोड क्या करता है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट का पेस मेकर है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि पेस मेकर ऑफ द हार्ट किसे कहते हैं, तो वह एसे नोड ही होगा। ठीक है, एसे नोड। इस एसे नोड को साइनस नोड भी कहते हैं। ठीक है, तो जो साइनस नोड है अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सही से जनरेट नहीं करेगा तो क्या होगा? हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, इसलिए वो क्या है? साइनस ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, हार्ट रेट डिक्रीज हार्ट रेट क्या कहलाता है? ब्रेडिकार्डिया। ओके, नेक्स्ट, बंडल ब्रांच ब्लॉक।
अब जो एसे नोड है, एसे नोड आपने कंडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, एसे नोड जो है किसको इम्पल्स देता है, एवी नोड को। एवी नोड से पुरकिंजे फाइबर में जाते हैं, पुरकिंजे फाइबर से बंडल ऑफ हीज में जाते हैं, बंडल हीज से पुरकिंजे फाइबर्स तक जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड पंप करता है हार्ट। ठीक है, तो जो ऐसे नोड सही से काम नहीं करेगा तो एवी नोड को वो पूरा सही से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं दे पाएगा, इसको नहीं दे पाएगा एवी को, तो बंडल ऑफ हीज को भी नहीं और पुरकिंजे फाइबर को भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं जाएंगे, तो पूरी ब्रांच क्या हो जाएगी, ये ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्डियक फेलियर। कार्डियक जो अपना हार्ट रहता है वो फेल हो जाता है, ब्लड पंप नहीं कर पाता है। ठीक है, कार्डियक फेलियर में क्या होता है, ब्लड पंप नहीं कर पाता है हार्ट, ब्लड का जो पंपिंग एक्शन रहता है वो सही से नहीं कर पाता है, पंपिंग एक्शन लॉस हो जाता है। नेक्स्ट कार्डियक शॉक। कार्डियक शॉक मीन्स जो कार्डियक है, हार्ट अपना ब्लड इसके पास नहीं आ रहा है, सही से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, ये सारे ऑर्गन्स को, जैसे ब्रेन को, किडनी को, स्टोमक को, सारे ऑर्गन्स को ब्लड की नीड होती है, तो क्या हो जाता है, शॉक जनरेट हो जाता है। ठीक है, सभी तरफ सभी जो ऑर्गन है सबको ऑक्सीजन की नीड होती है, और किसी भी ऑर्गन को ऑक्सीजन की नीड नहीं ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी प्रॉपर, तो क्या शॉक की कंडीशन जनरेट हो जाती है। ठीक है, एमआई में। नेक्स्ट पोस्ट इन्फ्राक्शन एंजाइना। पोस्ट इन्फ्राक्शन एंजाइना मीन्स क्या होता है, एंजाइना में क्या होता है, पेन होता है ना, कितने मिनट तक, 5 मिनट तक, बहुत कम टाइम तक इसका पेन होता है एंजाइना में। लेकिन एमआई में क्या होता है, 24 आवर्स तक पेन होता है, 24 घंटे तक जो है उस पर्सन के पेन होता ही रहेगा एमआई में। ओके, नेक्स्ट हार्ट रप्चर। हार्ट रप्चर मीन्स जो हार्ट है ज़्यादा एक्टिविटी करता है, ज़्यादा अपना वर्कलोड इसका बढ़ जाता है, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण हार्ट क्या होगा, ज़्यादा वर्क करेगा, तो वहाँ पर इंजरी हो जाती है, ट्रोमा हो जाता है। ठीक है, तो हार्ट रप्चर हो जाना भी एक इसका कॉम्प्लिकेशन है। ये एसे नोड है, मैंने आपको इसमें बताया था एसे नोड ईवी नोड को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देता है ईवी नोड को, फिर ईवी नोड से बंडल ऑफ हीज में जाते हैं, है ना। नेक्स्ट अब लास्ट में पुरकिंजे फाइबर्स, ये पुरकिंजे फाइबर्स में जाते हैं लास्ट में, पुरकिंजे फाइबर्स में, जो पुरकिंजे फाइबर्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएंगे तो वो क्या करेगा, सारी जो मायोकार्डियल लेयर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे ब्लड ऊपर की साइड जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एवेलुएशन। डायग्नोस्टिक एवेलुएशन मीन्स निदान, क्या निदान होता है या फिर कैसे टेस्ट करें अपन की पेशेंट को एमआई है या नहीं। ठीक है, पहले उसका ब्लड और यूरिन अपन चेक करेंगे, तो ब्लड में WBC का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ मिलेगा, कितना हो जाएगा, 10,000 से 20,000 तक, है ना, 10,000 से 20,000 तक हो जाती है। नॉर्मल कितना काउंट रहता है, नॉर्मल WBC कितनी होती है, 4,000 से 11,000 नॉर्मल है, लेकिन इसमें क्या होता है 11,000 से भी ऊपर बढ़ जाती है, 20,000 तक चली जाती है, जो WBC का काउंट रहेगा वो 20,000 तक हो जाता है। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि उसमें हार्ट में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन जनरेट हो गया, कोरोनरी आर्टरी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से WBC का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, वो उसे रिड्यूस करने के लिए क्या करेगी, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए WBC वर्क करेगी, वो इंक्रीज़ होती जाती है अपने नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट है ESR भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में ही बढ़ती है। ठीक है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसे अपने इसका फुल फॉर्म में इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये भी इंक्रीज़ हो जाती है ब्लड में। यूरिन में 2 चीज़ें इंक्रीज़ मिलती है, एल्ब्यूमिन यूरिया और ग्लाइकोज यूरिया। एल्ब्यूमिन यूरिया मीन्स एल्ब्यूमिन मिलता है, प्रोटीन का एक जो पार्ट रहता है ना, प्रोटीन का ही पार्ट है एल्ब्यूमिन जो है यूरिया के अंदर डिस्ट्रक्ट मिलता है अपने को। ठीक है, ग्लाइकोज यूरिया मतलब ग्लूकोज भी मिलता है यूरिन के अंदर ज़्यादा। नेक्स्ट एंजाइम, कार्डियक एंजाइम क्या करते हैं, कार्डियक एंजाइम हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं या मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें CPK, LDH, ट्रोपोनिन, मायोग्लोबिन, ये सब है इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है,
क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज और LDH ल्यूटिनाइजिंग डिहाइड्रोजनेस हार्मोन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन्स जो रहते हैं क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और ट्रोपोनिन और मायोग्लोबिन भी एंजाइम है, ये बढ़ जाते हैं। नॉर्मली ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर इनका अमाउंट ब्लड में अपने को ज़्यादा दिखाई देता है, इन एंजाइम का ज़्यादा अमाउंट दिखाई देता है, मीन्स MI शो होता है, ठीक है। पेशेंट के अंदर MI है अगर मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन या CPK या LDH हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज मिलता है अगर रिपोर्ट में, तो क्या है, MI पेशेंट को है या MI के चांसेस पेशेंट को है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो वेव्स रहती है, ये देखो, ये नॉर्मल वेव है, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव। इसके बाद समझ में आ गया होगा P वेव क्या काम करती है, कब होती है जनरेट P वेव। ये अपना हार्ट है ना, हार्ट में 4 चैम्बर है। जब एट्रिया से वेंट्रिकुलर में ब्लड आता है ना, तो P वेव जनरेट होती है, ठीक है। और जब ब्लड ऊपर की साइड जाएगा फोर्सफुली, तो QRS वेव, कॉम्प्लेक्स वेव क्या होती है, जनरेट होती है, QRS वेव। जब ऊपर से नीचे से ऊपर की साइड ब्लड जाता है ना, तो प्रेशर जनरेट होता है, इसलिए ये लॉन्ग होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, जो T वेव है, T वेव क्या होती है, रिपोलराइजेशन, वापस हार्ट का रिपोलराइजेशन होता है, वापस तैयार होता है हार्ट ब्लड लेने के लिए, ठीक है। तो वो रिपोलराइजेशन के लिए शो होती है। P वेव जो है डीपोलराइजेशन के लिए, ठीक है, डीपोलराइजेशन के लिए, ये भी डीपोलराइजेशन के लिए, मतलब कि ये तो है एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रिया खाली हो गया है। फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकल जो है खाली हो गया है। फिर रीपोलराइजेशन, मतलब कि हार्ट पूरा रीपोलराइज हो गया है, वापस से तैयार हो गया है ब्लड लेने के लिए, ओके। तो इस MI में क्या होगा, ये जो Q वेव है ना, ये एबनॉर्मल देखने को मिलती है, ये इन्वर्ट हो जाती है। और ये ST वेव भी कभी कभी एबनॉर्मल दिखाई देती है, ठीक है। तो MI होता है। अगर ECG में आपको ऐसा कोई साइन दिखे जैसे नॉर्मल है, लेकिन Q वेव अगर ऐसे इन्वर्ट दिखती है, तो क्या होता है, MI के चांसेस। और ये AST वेव अगर ऐसे इन्वर्ट दिखती है, तो भी क्या होता है, MI के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस टाइप से आपको ECG दिखेगी। जैसे ये Q वेव है, ये बहुत नीचे की साइड जा रही है ना, नॉर्मल नहीं है, नीचे की साइड जा रही है। T वेव को भी देखो, यहाँ पर T वेव जो है वो इन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट Q वेव क्या हो रही है, यहाँ पे इन्वर्ट हो रही है ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पर देखिए Q वेव इंडिकेट कर रही है मायोकार्डियल टिश्यू डेथ, मीन्स मायोकार्डियल टिश्यू है उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ग्राफी एक ही होता है वैसे तो, इसमें भी लीड्स लगाई जाती है। जो लीड्स लगाते हैं ना, चेस्ट पर लीड्स लगाई जाती है ECG की, तो वैसे ही किया जाता है, इसमें भी लीड लगाती जाती है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को चेक करने के लिए किया जाता है ना। जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है उसे चेक करने के लिए किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, ये इस टाइप से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जाती है। पेशेंट इस तरह से लेफ्ट साइड में सोया हुआ रहता है, सोनोग्राफर जो रहता है वो उससे सोनोग्राफी करता है। हार्ट पर ऐसे लीड लगाए देते हैं, है ना, सारी लीड्स लगाते हैं जैसे नॉर्मल ECG में लगाते हैं। और कंप्यूटर में देखते हैं कि हार्ट कैसे वर्क कर रहा है ना, पूरा हार्ट इसमें देखते हैं। ये कंप्यूटर चल रहा होता है साइड में, स्क्रीनिंग, ठीक है, जैसे सोनोग्राफी करते हैं ना वैसे। और ECG इस टाइप से की जाती है, ECG मशीन है, चेस्ट पे इस टाइप से लीड लगाते हैं। आप हॉस्पिटल में आपने देखा होगा या फिर करा भी होगा प्रोसीजर, ठीक है, ECG का। फर्स्ट ईयर आपने ड्यूटी करी होगी तो उसमें देखा होगा, ECG इस टाइप से की जाती है। इसमें 5 लीड लगाते हैं इस साइड में, इसमें 1 लगाते हैं, चारों हाथ पैर पे लीड लगाते हैं, है ना, आपने देखा होगा और किया भी होगा ECG का प्रोसीजर। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में अपन क्या क्या करते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट ICCU मतलब इंटेंसिव कॉरोनरी केयर यूनिट में ही करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन एनाल्जेसिक देते हैं। एनाल्जेसिक क्यों देते हैं, टू रिड्यूस पेन को रिलीव करने के लिए। इसमें मॉर्फिन सल्फेट, डाइमॉर्फिन, मेट्रिडीन ये सब आती है, मेपेरिडीन, ठीक है। नेक्स्ट थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग क्यों देंगे, नाम से पता चल रहा है, जो थॉम्बस जमा हुआ है, जो ब्लड का क्लोट आर्टरी के अंदर जम जाता है ना, उसे गलाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए कौन सी ड्रग देंगे,
थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग देंगे, ठीक है। इसका यूज़ एमआई की डायग्नोसिस के बाद अगर अपने को पता चल जाता है कि पेशेंट को एमआई है तो उसके 3 से 6 घंटे के अंदर उसको ये टैबलेट दे देना है, ठीक है, जिससे इंफ्राक्ट का आकार कम हो सकता है, वो रोक सकती है उसको, ठीक है। इन ड्रग्स के साथ एस्पिरिन को, रिपेरिन को भी देते हैं। एस्पिरिन को देते हैं, एस्पिरिन ब्लड को पतला करने का काम करती है, ठीक है, ब्लड को पतला करती है हिपैरिन और एस्पिरिन, इसलिए इनको भी दिया जाता है, ठीक है, जो क्लॉट बनने से प्रिवेंट करती है। एग्जाम्पल थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए, स्टेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, एल्टिप्टेस, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रेट एंटीजी मैंने आपको बताया था, नाइट्रोग्लिसरिन, ये कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करने का काम करती है, उसे खोलने का। अगर पैक हो जाती है पूरी आर्टरी तो उसे क्या करेगी, डायलेट करेगी, जिससे ब्लड सप्लाई मायोकार्डियल को हो जाती है और उसकी डिमांड कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्यों देते हैं? बीटा ब्लॉकर्स कई के लिए काम आती है, जो भी हार्ट के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है ना, जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं उन हार्मोन्स को, एपिनेफ्रिन और आपने सुना होगा नॉरएपिनेफ्रिन, ये हार्मोन्स जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो उन्हें अगर वो हार्मोन्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो उसे रिड्यूस करने के लिए, उन हार्मोन्स को ब्लॉक करने के लिए ये ड्रग दी जाती है, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स ड्रग क्या करती है, रिड्यूस करती है ब्लड प्रेशर को, कि इसके एग्जांपल है मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल। नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायज़ेपम एंड वेरापामिल, ये इसकी एग्जांपल है। इसका फंक्शन क्या होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का? सबसे पहले कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है? कैल्शियम का फंक्शन ये होता है कि कैल्शियम क्या करता है, ब्लड की एक्टिविटी को, जो ब्लड में हार्ट की एक्टिविटी जो रहती है ना उसको इंक्रीज़ करता है, हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, और आर्टरी जो रहती है ना उनमें भी डायलेटेशन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है, डायलेटेशन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है। पहले तो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, वैसे ही भी हार्ट क्या हो रहा है, एमआई में हार्ट ज़्यादा पंप कर रहा है ना, इसकी एक्टिविटी वैसे भी इंक्रीज़ हो रही है। तो क्या करेंगे अपन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कर देंगे, मतलब कैल्शियम अंदर जा ही नहीं पाएगा। अगर कैल्शियम अंदर नहीं जा पाएगा तो हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, है ना। तो इसमें लिखा है इसका फंक्शन, लोअर ब्लड प्रेशर बाय प्रिवेंटिंग कैल्शियम फ्रॉम एंटरिंग द सेल योर हार्ट। आपके हार्ट में अगर उनकी सेल्स में कैल्शियम नहीं जा पाएगा तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एंटी अरिथमेटिक ड्रग, जो रिदम है अपने हार्ट की रिदम जो है वो अचानक से बढ़ जाती है तो उसको रोकने के लिए एंटी अरिथमेटिक ड्रग देते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल है एट्रोपिन, डिगॉक्सिन, लिग्नोकेन, साइलोकेन, क्विनिडीन सल्फेट, ये सब इसके एग्जांपल है। जो हार्ट की रिदम है, जो हार्ट की दर है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, उसको रोकने के लिए एंटी अरिथमेटिक ड्रग दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी, एमआई के दौरान हाइपोक्सिया हो जाता है पेशेंट को, क्योंकि ऑक्सीजन सारे बॉडी ऑर्गन्स को नहीं पहुंच पाएगी तो क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। तो हाइपोक्सिया के ट्रीटमेंट के लिए अपन 24 to 48 आवर्स तक रेगुलर नज़ल कैथेटर द्वारा 6 से 8 लीटर पर मिनट की रेट से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि नज़ल कैथेटर से ही देते हैं एमआई के अंदर, क्योंकि नज़ल कैथेटर में क्या होता है, वेस्ट नहीं जाती है ना, ऑक्सीजन जो है वेस्ट नहीं जाती है नज़ल कैथेटर के थ्रू, ठीक है। और कितने आवर्स तक देंगे, 24 to 48 आवर्स तक। और कितना लीटर, 6 to 8 लीटर, ये याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं क्वेश्चन। 6 से 8 एमआई में कितना लीटर ऑक्सीजन दिया जाता है, तो क्या ऑप्शन रहेगा अपना 6 to 8 लीटर पर मिनट, ये सही आंसर है, ठीक है। कितने घंटे तक, तो 24 से 48 घंटे तक, और किसके थ्रू, नज़ल कैथेटर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट चेंज इन डाइट में आप क्या चेंजेस करेंगे, पेशेंट को पहले 24 आवर्स तक लिक्विड डाइट ही देना है, उसके बाद लो कैलोरिक फैटी डाइट देना है, लो फैटी डाइट्स, क्योंकि जो एथेरोमा है
है ना, जो एथेरोमा मीन्स फेट जम जाना, कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो फेट जम जाता है, ठीक है, पहले ही वहाँ पे फेट जमा हुआ और आप फैटी डाइट देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा जम जाएगा, इसलिए लो फैटी डाइट, लो कैलोरिक डाइट देनी है। और फूड में सोडियम भी कम करना है। सोडियम क्यों कम करना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, ठीक है। सोडियम, अगर नमक ज़्यादा होगा खाने में तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए सोडियम कम देना है डाइट में, ओके। इसका ट्रीटमेंट जो है एमआई का, इसकी एक ट्रिक है, वो आप इसे याद रखना, मोना। एम से मॉर्फिन जो पेन को रिलीव करने के लिए दी जाती है, ओ से ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन क्यों देंगे, ऑक्सीजन हाइपोक्सिया को रिड्यूस करने के, नाइट्रोग्लिसरीन जो अपने ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करने के लिए, और एस्पिरिन जो ब्लड को पतला करती है, एस्पिरिन देते हैं, ठीक है। तो ये आप एक ट्रिक याद रख सकते हो मोना नाम से, मॉर्फिन, पेन किलर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड एस्पिरिन, ओके। चलिए नेक्स्ट है एंजाइना और एमआई में क्या डिफरेंस है, तो ये आप पढ़ लेना, वैसे तो ज़्यादा ये नहीं है, एक बार बता देती हूँ। ऑनसेट कब होता है एंजाइना, एंजाइना जो है एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे होता है, एमआई कभी भी किसी भी टाइम हो जाता है ना, मतलब एमआई में कभी भी किसी भी टाइम पर पेन हो जाता है, और ज़्यादा पेन, एंजाइना में पेन व्यायाम के या एक्सरसाइज करते टाइम ही होता है, ठीक है। कंडीशन ऑफ पेशेंट, इसमें पेशेंट की कंडीशन जो रहती है वो मोशन लेस रहती है, मतलब एक्टिविटी नहीं कर पाता है, इसमें रेस्टलेसनेस, मतलब पेशेंट जो है अगर सोता है ना तो उसको बहुत दर्द होता है ना, तो उसको रेस्ट नहीं कर पाता है, मतलब खड़ा रहेगा तो भी वो सही से नहीं रेस्ट कर पाएगा, किसी भी कंडीशन में वो रेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। और पेन का जो ड्यूरेशन रहेगा वो कुछ मिनट तक, 5 मिनट तक या 10 मिनट तक रहता है, लेकिन इसमें कुछ घंटे तक रहता है, मतलब 24 आवर्स तक हो गया, या फिर 12 घंटे तक पेन हो ही रहा, होता ही जाता है, ठीक है, इसमें पेन। नेक्स्ट बीपी इसमें एलिवेट मिलता है, इसमें डिप्रेस मिलता है, इसमें कम हो जाता है बीपी, क्योंकि सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई कम होने लग जाती है, तो क्या होगा, बीपी इसमें डिक्रीज होगा, इसमें एलिवेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट शॉक इसमें अब्सेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। और डिस्पनिया इसमें, मतलब डिस्पनिया मतलब सांस लेने में तकलीफ़ होती है, वो इसमें एब्सेंट रहती है और इसमें प्रेजेंट रहती है। ल्यूकोसाइटोसिस, इसमें ल्यूकोसाइटोसिस जो है, मतलब WBC जो है वो ज़्यादा किस में मिलती है, इसमें एब्सेंट रहती है, इसमें ज़्यादा प्रेजेंट रहती है, इसमें हाई ESR, इसमें एब्सेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। CP की SGOT, LDH, ये एंजाइम्स जो रहते हैं इसमें नॉर्मल रहते हैं, इसमें हाई हो जाते हैं, है ना। ECG करते हैं तो इसमें ECG जो ST सेगमेंट रहता है वो क्या होता है, पूरा डिप्रेस मिलता है, और इसमें Q वेव जो रहती है वो डिप्रेस या एबनॉर्मल मिलती है, ठीक है। और इसमें पेन रिलीफ देते हैं NTG, तो उससे ठीक हो जाता है, इसमें NTG से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसमें मॉर्फिन देना पड़ती है, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट में आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें पेन को कम करने के लिए जो है उसके लिए मैनेजमेंट करेंगे अपन, पेशेंट का BP वगैरह लेंगे, वेसोडाइलेटर ड्रग देंगे, है ना, जो भी ड्रग्स है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो देंगे, और जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो अपने को सही करना है पेशेंट की, जिससे वो अच्छा फील करे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, कार्डियक रिदम को सामान्य बनाए रखना, जो कार्डियक रिदम है उसको भी सही बनाना, उसको सही करना, जैसे ECG रिकॉर्ड करना, फिर ड्रग्स देना उसको, है ना, जो भी मायोकार्डियल इरिटेशन हो रहा है उसको, उसके लिए एंटी अरिथमेटिक ड्रग देते हैं, ठीक है, वो देना है। कार्डियक आउटपुट में वृद्धि लाना, जो कार्डियक आउटपुट थर्ड है, कार्डियक आउटपुट में क्या करेंगे अपन, उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो भी कंडीशंस है वो अपन करेंगे, ऑटो एडमिनिस्टर करेंगे, है ना, और जो भी पेशेंट का जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम करेंगे, ये अपन नर्सिंग मैनेजमेंट में करते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लेना, मैंने आपको सेंड किया था, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट, ये अपना MI पूरा हो गया है ना।
नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे हार्ट फेल्योर। ठीक है, एमआई में अगर आपको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना डाउट। ओके, और अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। पूरा वीडियो देखना। ठीक है, वीडियो देखने के बाद ही कमेंट बॉक्स में अपना नाम मेंशन करना। ओके, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।